My dear friend, my dear friend, My dear friend, my dear friends. नाम खुद क्या हो कनेडी? I am K.R. Gopinath. You can call me KRG. मेरे सभी प्रिय दर्शकों, हम इस बिल्कुल नए साल 2026 की एक शानदार और बेहतरीन शुरुआत में हैं। आज मेरे कार्यालय में एक अतिथि है, श्रीमान रामास्वामी, जो मलेशिया से यहाँ आए हैं। श्रीमान रामास्वामी कई साल पहले रोटरी अध्यक्ष थे। उस समय मैं भी रोटरी क्लब ऑफ पन्ना नगर का अध्यक्ष था। मैं उनसे केवल कुछ दिन पहले ही मिला था। वह चेन्नई आए और फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मेरे कार्यालय आएं। मैं चाहता हूं कि वे अपनी महान मार्गदर्शन, सलाह और बहुत सारा ज्ञान दें। मैं चाहता हूं कि वे मेरे दर्शकों के साथ इसे साझा करें। मेरे प्रिय मित्रों, ये हैं मेरे रामास्वामी। शुभ संध्या गोपी। आपसे इतने वर्षों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी उतना ही उत्साहित हूँ। और मेरा मार्गदर्शन बहुत सरल है। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं यथासंभव ईमानदारी से उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई बड़े बड़े सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। सबसे पहले श्रीमान रामास्वामी, मैं खुद जानना चाहता हूँ, आपने अपना करियर शुरू किया मलेशिया में। आपको मलेशिया जाने के लिए किसने प्रेरित किया? हाँ, मेरे दादाजी के पास मलेशिया में बहुत सारी संपत्तियां थीं। तो मेरे पिता चाहते थे कि पोते वहाँ जाएं और उनके बाद उन संपत्तियों की देखभाल करें। और बाकी भाई मुझसे बड़े थे, वे कॉलेज में थे और बाकी सब कुछ कर रहे थे। मैं सबसे छोटा था। सबसे छोटा। तो उन्होंने मुझे वहाँ प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। आपने मलेशिया में प्राइमरी स्कूल शुरू किया था? मलेशिया में प्राइमरी का आखिरी साल था और फिर वहाँ से मैंने आगे पढ़ाई जारी रखी। तो यही वजह थी कि मैं मलेशिया गया। ये मेरा खुद का फैसला नहीं था। मेरे पिता चाहते थे कि बच्चे वहाँ रहें क्योंकि वहाँ इतनी सारी संपत्तियाँ थीं। परिस्थितियाँ बदल रही थीं, राजनीतिक माहौल बदल रहा था। आने वाले वर्षों में किसी विदेशी के लिए संपत्ति रखना शायद और भी मुश्किल हो सकता था। लेकिन उनमें इतनी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये सब सोचा और उन्होंने मुझे यहाँ के स्कूल से निकालकर वहाँ के स्कूल में डाल दिया। मलेशिया में? पेनांग, मलेशिया में। तो आज भी मेरे वे पुराने दोस्त हैं, मेरे विनायक स्कूल के साथी। हम कभी कभी मिलते हैं। जब हम छोटे थे तब हम ज़्यादा नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन अब वे सब बूढ़े हो रहे हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। आप बिल्कुल बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद है जब हम रोटरी में भी थे? मैंने देखा है उन दिनों आप बहुत सक्रिय थे। आप गोल्फ खेलने जाते थे, व्यायाम करते थे, चलते थे, दौड़ते थे। क्या आप अब भी ये सब चीजें कर रहे हैं? मैं तैराकी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गोल्फ हफ्ते में एक बार ज़रूर जाता हूँ। हफ्ते में एक बार, और वो भी मलेशिया में। मेरे दोस्त सब ने लगभग गोल्फ छोड़ दिया है और वे रिटायर हो गए हैं। तो जब मैं यहाँ चेन्नई आता हूँ, मेरे पुराने दोस्त वे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ट्रैक करते रहते हैं। ओह अच्छा। वे मुझे तुरंत एक दो गेम के लिए बुला लेते हैं। तो मैं उनके साथ हफ्ते में एक बार या ऐसा कुछ खेलता हूँ। हाँ, ऐसा ही, बस इतना ही। जब मैं मलेशिया से यहाँ घर आया तो मैंने बहुत सारी ट्रॉफियां देखी। क्या वे गोल्फ की ट्रॉफियां हैं या कुछ और? मेरे युवावस्था में मैं अच्छे गोल्फरों में से एक था। ओह, अब नहीं। लेकिन जवानी के दिनों में मैं घर बहुत सारी ट्रॉफियां लाया करता था। आपके एक बेटा है, बिल्कुल सही है ना? ये तो बिल्कुल सही बात है। आपका एक भाई है, एक बेटा। मेरी बेटी थी, उसे मैंने खो दिया। मैंने उसे बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। और मेरा बेटा ही एकमात्र है। हमारे पास एक ही संतान है। उसके 2 बच्चे हैं। यहाँ मलेशिया में? नहीं, यहाँ। वे भारत में रहते हैं। और मेरा पोता ऊटी के एक स्कूल में पढ़ता है। ऊटी। मेरी पोती अब यूरोप में पढ़ाई कर रही है। वह यूरोप में पढ़ रही है? ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप न केवल संपत्तियों का ध्यान रखते हैं, बल्कि बच्चों और पोते पोतियों का भी ख्याल रखते हैं। अन्ना मलई, वह क्या कर रहा है? आपका बेटा वह क्या कर रहा है? अन्ना मलई वास्तव में वह सब कुछ कर रहा है जो मैंने उसे सौंपा है। क्योंकि मैंने वास्तव में धीरे धीरे व्यापार और प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी से खुद को अलग कर लिया है।
उसने जिम्मेदारी संभाल ली है। मैं कहूँगा कि वह अच्छा काम कर रहा है। वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन साथ ही मैं उसकी हर एक फैसले से पूरी तरह 100% सहमत नहीं हूँ। जो वह करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही है कि मैं दखल न दूं। आपने उन्हें बताया या बेटे ने आपको बताया? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं दखल नहीं देता, बस इतना ही। इसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हाल ही में पीढ़ी का अंतर महसूस नहीं होता? पीढ़ी का अंतर तो हर जगह है, आप जानते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि वे अलग हैं। वे युवा हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। आपने कहा था कि आप बहुत सक्रिय लोग थे, वे हैं। हम इतने सक्रिय नहीं हैं, हम उनके साथ कदम से कदम नहीं मिला सकते। डिजिटल दुनिया में आज की पीढ़ी युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? अब मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी की जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा कठिन है। एक और कठिन जिंदगी, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। उन्हें किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारक हैं, जो कि पूरी तरह से एक अलग विषय है। लेकिन बात यह है कि अगर मुझे इस तरह के माहौल में शुरुआत करनी होती तो मैं कितना सफल होता मुझे नहीं पता। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो फिर चीजें बदल जाएंगी। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी राय में मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हूँ तो मुझे सुधारें, लेकिन मेरी राय में यह मदद करेगी, ये नहीं करेगी। ये सब का अंत नहीं है। ये मदद करेगी, ये नहीं करेगी। मदद करेगी। ज्ञान, देखिए, अब सीखना कक्षा के बाहर होता है, कक्षा में नहीं, क्योंकि शिक्षक भी वे अब वैसा नहीं करते जैसा हम स्कूल में करते थे। वे बस विषय का परिचय कराते हैं। सीखना आपके ऊपर है। क्या ये एक तथ्य है? हाँ, ये उचित है या नहीं, सीखने का तरीका अलग है। देखिए, अपनी किताब में जो लिखा है उसे दोहराना ही उत्तर नहीं है। उत्तर है आज की स्थिति के अनुसार खुद को ढालना। ये हर बार बदलता रहता है। जैसे आप प्रकाश का सिद्धांत लें। आइजैक न्यूटन ने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नील्स बोहर आए और उन्होंने कहा कि यह तरंगों में चलता है। लेकिन दोनों सही हैं। कुछ घटनाओं को न्यूटन बेहतर तरीके से समझाते हैं। कुछ घटनाएं, जैसे कि प्रकाश दीवारों और खुले दरवाजों के चारों ओर घूमता है और मुड़ता है, तो अगर यह सीधी रेखा है तो यह मुड़ नहीं सकता। तो तरंगे मुड़ सकती हैं और दूसरे छेद में भी जा सकती हैं। तो चीज़ें बदलती रहती हैं, मेरा मतलब है लगातार बदलती रहती हैं, और आपको इसके साथ जुड़े रहना पड़ता है। जबकि हमारे समय में हम इस तरह थे कि ये उत्तर है और ये प्रश्न है। मलेशिया में अब डिजिटल दुनिया है, इसका मलेशिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मलेशिया, मैं कहूँगा कि देश, मेरा मतलब है जनसंख्या के हिसाब से, वे धीरे धीरे डिजिटल चीज़ें जैसे बैंकों में और ऐसी चीज़ों में ला रहे हैं। अगर आप सभी डिजिटल प्रगति के साथ अपडेट नहीं हैं तो आपको व्यापार में प्रबंधन करना मुश्किल लगता है। लेकिन युवा लोग अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। वे अच्छे हैं, वे अच्छा कर रहे हैं। और भाषा की बात करें तो मलय केवल एक राष्ट्रीय भाषा थी, यह दूसरी या तीसरी भाषा थी जिसे हमने पढ़ा था। अब यह मुख्य भाषा बन गई है। मलय अब मुख्य भाषा है। जब तक आप इसमें पारंगत नहीं हैं तब तक आपको हर चीज के साथ बने रहना मुश्किल लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, ऐसा करने की कोशिश में मैं मलय समाचार और टीवी वगैरह देखता रहता हूं, तो तब भी भाषा बदल ही रही है। ये सच है। अब मलय ने इंडोनेशियाई उपयोग का काफी हिस्सा अपना लिया है, तो इंडोनेशियाई और मलय अब एक जैसे होते जा रहे हैं। तो अब जो हमने सीखा था वह अब ज्यादा मदद नहीं करता। लेकिन साथ ही आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहेगा, हम उस ऐप पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो वो मलय में आ जाता है। सच है। मैं आपसे सहमत हूँ। मेरे पिता के समय और मेरे अपने समय में हम अनुवाद के लिए वकील के दफ्तर भागते थे। अब वे ऐसा नहीं करते। अब वे खुद ही अनुवाद कर लेते हैं, भले ही उन्हें भाषा ना आती हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं कुछ साल पहले मलेशिया आया था अपने 10वें रोटरी परिवार के साथ, आप भी वहाँ थे। देखिए,
मलेशिया में हमें जो सबसे अच्छा लगता है वह है वहां की प्राकृतिक सुंदरता। हम 4 दिन एक जहाज में थे। प्राकृतिक सुंदरता, लोग बहुत अपनापन दिखाते हैं और इसके ऊपर से कहीं भी आप जाइए, आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से घर जैसा महसूस होता है। जब आप जहाज में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप जंगल में हैं, लेकिन वो एक शहर है। मुझे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके और इन सब जगहों का अनुभव है। हर जगह लोग अच्छे होते हैं। सिर्फ मीडिया और राजनेता ही हैं जो बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। और ये जो दूसरों की जाति या दूसरे देशों के प्रति नापसंदगी है, ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप उनसे मिलें, उनके करीब जाएं। तब आपको एहसास होगा कि ये सच नहीं है। मीडिया के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे वास्तव में कुछ भी बेचना चाहते हैं। वे अपनी स्थिरता चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मलेशिया में हमारे देश भारत के बारे में लोग क्या सोचते हैं? क्या वे आपके देश पर गर्व करते हैं? नहीं, ये 2 स्तर की बात है। एक ऊपरी स्तर के भारतीयों का सम्मान किया जाता है। मेरा मतलब है जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, उनका सम्मान होता है। निचले स्तर के लोग भी अब बदल रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां इतनी पहचान नहीं मिलती। लेकिन कुछ समस्याएं हैं। इसका क्या? वहां अंतरजातीय समस्याएं हैं। लेकिन वह पहले था। अब ये ग्रामीण इलाकों में है, कुछ जगहों पर ये मौजूद है। लेकिन बात यह है कि ये मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि मेरे दोस्तों में मेरे मलय दोस्त हैं, मेरे चीनी दोस्त हैं। वे आपको बिल्कुल भी भारतीय नहीं समझते। समझ गया। वे आपको भारतीय नहीं समझते, और मैंने उन्हें देखा है। असल में जब मैं छोटा था, मेरी एक चीनी गर्लफ्रेंड थी, और वह नहीं सोचती थी कि मैं एक भारतीय हूं और ऐसा सब कुछ। देखिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब दिमाग की बात है। हम उन्हें स्वीकार करते हैं, वे आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन उनकी राष्ट्रीय आय वगैरह, क्या वह बहुत अच्छी है? मलेशियाई लोग, वहाँ रोजगार कैसा है? रोजगार की बात करें तो अब लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे, और वे अब ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। पहले हम अपने खर्च में बहुत किफ़ायती हुआ करते थे, अब वे ज्यादा उदार हो गए हैं। असल में मैं हमेशा अपने बेटे और जिन युवाओं को जानता हूँ उन्हें कहता हूँ कि देखो, कमाने से पहले खर्च मत करो। नहीं, ये तो आजकल हर जगह हो रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए थे, मैं लगभग 25 से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं मलेशिया गया था, फिर हम सिंगापुर गए। सिंगापुर में भी हम 1 हफ्ते के लिए वहाँ थे। लेकिन सिंगापुर और मलेशिया, क्या उनके बीच अच्छा समन्वय है? वे जानते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए मिलकर काम करना होगा, लेकिन राजनेता लोगों को अलग रखते हैं। ये वास्तव में हर जगह मौजूद है। वे लोगों को अलग रखते हैं। युवाओं के लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें। ऐसे स्तरों तक मत जाओ जहां, देखो, शुरू करने से पहले अपने संभावित नुकसान को तौलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महत्वाकांक्षा को काबू में रखो। अगर आप इसे साधारण विनम्र तरीके से संभालेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, यही तो आज की दुनिया मजबूर कर रही है। युवाओं को बड़े जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, हमें वह समस्या नहीं थी। अब हमें जोखिम उठाने पड़ते हैं। कितना संभव है? मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, माइक, जिस तरह से मेरी परवरिश हुई थी वह अब लागू नहीं होती। वो एक अलग पीढ़ी थी, है ना? लेकिन आज देखो, मेरे पोते पोतियों के लिए अमेरिका में मैं अपने बेटे से नहीं कह सकता कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बहुत संभावना है कि मैं गलत हो सकता हूँ। ये सही है, लेकिन मैं अपनी टिप्पणी रोक कर रखता हूँ, क्योंकि ये एक अलग विषय है। क्या आप अब भी भारत और मलेशिया के रोटेरियनों से संपर्क में हैं? मलेशिया में मैं डामनसारा के रोटेरियनों के बहुत करीब था। डामनसारा। अब मैं नहीं, कुआलालंपुर उतना अक्सर नहीं जाता। मैं पेनांग में रहता हूँ, तो नया धर्मन सरवनन है कुआलालंपुर। तो उन दिनों मैं महीने में 1 बार या उससे थोड़ा ज्यादा बार जाता था और वहां जाकर किसी मीटिंग में हिस्सा लेता था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता, और वे सभी लोग गुजर चुके हैं। कंदासामी का निधन हो गया है, माइक मेरान का निधन हो गया है, बहुत सारे लोग चले गए हैं। कृष्णमूर्ति हैं, ये पूरा हो गया है, ये हो गया है, वे सब चले गए।
तो अब जो युवा हैं, मैं उन्हें वास्तव में जानता तो हूँ, लेकिन उनके साथ अच्छी जान पहचान नहीं है। जब भी आप चेन्नई आते हैं, क्या आप हमारे रोटरी क्लब से संपर्क करते हैं? हाँ, अब उनसे संपर्क करना सबसे आसान हो गया है, क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप, वे जो कुछ भी करते हैं, वे जो कुछ भी। क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सक्रिय हैं? नहीं, मैं सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन मैं जानकारी रखता हूँ, मैं हिसाब रखता हूँ। मैं इस मायने में सक्रिय हूँ कि जहाँ मेरी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी, मैं जवाब दूंगा। और अन्ना मलाई, आपके बेटे का क्या? अन्ना मलाई मद्रास ईस्ट क्लब में है। मद्रास ईस्ट, रोटरी क्लब मद्रास ईस्ट, और वहाँ मेरे दोस्त भी हैं। वे मुझे बताते हैं कि वह अच्छा कर रहा है। आपका शौक क्या है? आप कौन सा शौक रखते हैं? आपको किस चीज में आनंद आता है? मुझे बस शांति और सद्भाव बनाए रखने में आनंद आता है, और इसी में संतुष्टि है। लेकिन मैं खुद को दबाव में डालने में विश्वास नहीं करता। मैं युवाओं से भी ऐसा करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं खुद पर दबाव नहीं डालना चाहता। और वह, ये तो मुझे शुरू से ही पता है। आप बहुत, मैं अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि वह इतने सरल थे, नहीं गोविंदन, ऐसा मत बोलो, वह थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्रिय रामास्वामी विनम्र सरल थे, और मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। उनके पिता बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। क्या मैं सही हूँ? सही है। असल में हमारे समुदाय में उन्हें बहुत सम्मानित किया जाता था। मुझे याद है, जब कभी कोई सामुदायिक बैठक होती थी, जैसे कि जनरल बॉडी, और लोग बातें करते, बहस करते वगैरह, वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे, लेकिन आखिर में सब लोग उनकी तरफ देखते और पूछते, आपका क्या विचार है? यही बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपने सुना? आपका क्या विचार है? मेरे पिता कुछ कहेंगे, वहीं पर विषय समाप्त हो जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, कोई आपत्ति नहीं करता। फिर ऐसा सम्मान कोई नहीं पा सकता। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने उनसे सीखा है ना, ये सारी बातें। यही बात मैं अपने प्रिय दर्शकों को बता रहा हूँ। रोटरी में भी मैंने देखा है कि वे किस तरह से सामाजिक सेवा करते हैं, कैसे वे इसकी परवाह नहीं करते। यही उनका स्वभाव है और यही उनकी सादगी है। इतना सब होने के बावजूद वे हमेशा शांत रहते थे, उन्होंने कभी बात नहीं की। मैंने यह सीखा है कि दूसरे जानते हैं मेरे प्रिय नाटक कोई कर रहा है, ये उन्होंने अपने पिता से सीखा था। मैं भी एक एपिसोड में था, मैं सादगी विनम्रता के बारे में बता रहा था, जैसे हमारे महात्मा गांधी। सादगी, विनम्रता और मौन, यही शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है। उन्होंने साबित किया, उनके पिता ने साबित किया, सादगी और विनम्रता। मेरा मानना है कि अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी अज्ञानता सामने आ जाएगी। सही है, क्योंकि जितना कम आप बोलते हैं, उतना ही अधिक आप महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं, और उतना ही अधिक आप सीखते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत सवाल। जब आप अध्यक्ष थे, उन दिनों में पूरी तरह से रोटरी में सक्रिय था। आप हमेशा बताते रहे हैं कि आपको डायबिटीज वगैरह है। क्या आपने इसे नियंत्रित किया है, या अगर किया है तो आपने क्या किया? शुरुआत में मैंने इसे नियंत्रित नहीं किया। इसे नियंत्रित करने में मुझे बहुत समस्याएं आईं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इस तथ्य का सामना करना होगा कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें करनी ही होंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। और खुद मैं, जैसा कि आपने कहा, मुझे वह चीज़ पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है जो मैं करता हूँ। अगर वह करना ज़रूरी है तो वह किया जाएगा। तो आप वास्तव में क्या व्यायाम, डाइट और आदि, क्या आप अब भी कर रहे हैं? हाँ, हर सुबह मैं लगभग 1 घंटा व्यायाम करता हूँ। अच्छा, तो डायबिटीज सेंटर अच्छी कंट्रोल में है, बहुत अच्छे कंट्रोल में है। और मेरे डॉक्टर हमेशा कहते हैं, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी पत्नी भी डायबिटिक है। हम वहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं, मुझे आपकी फाइल की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी पत्नी की फाइल की चिंता है। बहुत अच्छा। देखिए, मेरी पत्नी के लिए भी यही है, सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करना, लोग सोचते हैं कि ये असंभव है। नहीं, ये संभव है ना? संभव है, नियंत्रित। ये संभव है, लेकिन अगर आप इस बात में न पड़े कि ये ठीक हो सकता है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। कंट्रोल करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मुझे ये नहीं पता था। नहीं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि डायबिटीज़ हर दिन इसे कंट्रोल करने का विचार बदल रहा है।
लेकिन मेरे अनुभव से मैंने पाया है कि ज्यादातर अगर आप कार्बोहाइड्रेट से बचे, सबसे बड़ा नियंत्रण उपाय जो मैंने किया वह यह था कि मैंने अपने खाने को दिन में 2 बार कर दिया। ओह, 3 बार खाने से मैंने इसे 2 बार कर दिया। और एक और बात, आपको भूख क्यों नहीं लगती? लगती थी शुरुआत में, मुझे बहुत भूख लगती थी, लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, जब करना है तो करना ही है। कोई और यही है दृढ़ निश्चय? नहीं सर, अनुशासन, यही शब्द मैं ढूंढ रहा था। अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप बीमार होकर अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते, तब तक आपको ये सब करना ही पड़ेगा। आप संपत्ति को कैसे बनाए रखेंगे? जब मैं वहां आया था, आपके पास कई तरह की संपत्तियां थीं और बहुत सारी जमीनें भी थीं। उस दिन आप कह रहे थे, मैं ये सब दूर रखना चाहता हूं, मैं कुछ संपत्तियां रखूंगा और बेटे से कहूंगा कि वह उनका ध्यान रखे। मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है, क्या ये नहीं। अब वह सब कुछ ध्यान से देख रहा है। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी जब भी मुझे लगता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, तो मैं उसे हल्के से बता देती हूँ। अगर वह इसे ले लेता है तो यह अच्छी बात है, अगर वह इसे नहीं लेता है तो याद रखना वही इसका एकमात्र उत्तराधिकारी है। केवल एक ही व्यक्ति इन सभी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनने वाला है, और अगर वह इसे खो देता है तो वह खुद इसे खो देगा, मैं नहीं। इसलिए बड़ा जोखिम लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा है, खासकर दादा पिता, आपके बच्चे इसकी देखभाल करते हैं। ये सभी परिवारों में नहीं होता है, ये एक सच्चाई है। प्रिय मित्रों, आपने आज सब कुछ सुना। वो बहुत जल्द मलेशिया जा रहे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे बीच स्नेह है, अच्छे संबंध हैं और हम एक दूसरे के भाई जैसे हैं। जब भी मेरी पत्नी मुझसे कहती हैं, जब भी हम रामास्वामी से बात करते हैं तो हम फिर से जवान हो जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सच है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबने जो कहा है उस पर खरा उतरूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कर सकता हूँ करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामास्वामी, यही मैं चाहता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा आराम करेंगे तो आप आराम के ही हो जाएंगे, और यही सच्चाई है। तो वे लोग जो सतर्क रहते हैं, जो हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, जो लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। यही बात है, अगर उन्हें कभी कोई बीमारी हो भी जाए तो वे उसे नियंत्रित कर लेते हैं। क्या मैं सही हूँ? सही है। यही बात आगे भी लागू होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको भी इस तरह के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। आपको अपने तरीके से सक्रिय रहना चाहिए। मेरा मुख्य विचार ये है कि आप बस चीज़ों को अपनाएं। मेरा मतलब है, आपको समझना चाहिए कि आपको बहुत ऊर्जावान रहना है, लेकिन साथ ही आपको अपना संतुलन भी बनाए रखना है। संतुलन रखें, हद से आगे ना बढ़ें। जोखिम उठाएं, लेकिन जोखिम उठाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सोच समझ लें। और आज की दुनिया अलग है, पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। मैं ये समझता हूँ, इसलिए मेरी सलाह सामान्य है। मेरे प्रिय मित्र ने जो कहा वह यह है कि दुनिया बदल रही है। आप डिजिटल दुनिया में हैं, तेजी से बदलती दुनिया में हैं, तेजी से बदलती दुनिया। यहाँ आपको जोखिम लेना चाहिए। आप बिना सोचे समझे जोखिम नहीं ले सकते, बल्कि सोच समझकर जोखिम लें। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? एक बार जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो धन अपने आप आ जाएगा। इसके लिए चुप रहना समाधान नहीं है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। विश्वनाथ स्वामी करते हैं, वह इस उम्र में भी 1 घंटा व्यायाम करते हैं। वह हर हफ्ते गोल्फ खेलने भी जाते हैं, गोल्फ भी खेलते हैं। व्यायाम भी करें, और दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाना। दिन में 2 बार। ये सभी बातें आपके लिए समझना मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन ये संभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर इस संदेश से आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल KRG विजन को कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।